हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब बेटा। मैं आपका राजन सर आपका स्वागत करता हूं। आज आपका फर्स्ट डे है बच्चों। पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं। अगर आप प्रीवियस ईयर का रिजल्ट देखें मेरा, तो ये कुछ प्रीवियस ईयर के रिजल्ट है मेरे, जिसमें आप देख सकते हो कि रैंक 2, 4, 5, 5, 8, 9 और ये टॉप लेवल के जो रैंक हैं वो है। ऐसे ही आप नेक्स्ट ईयर का देखोगे तो रैंक देखिए 2017 का है, ये 942, 182, ये भी टॉप लेवल के सारे बच्चे हैं। ऐसे ही आप देखोगे 2018 का, तो ये एक पेज तो ये हो गया, फिर अगेन ये वाला पेज हो गया। ऐसे ही आप देखोगे कि 2019 जो अभी पिछले साल की बात है, उसका वीडियो मैंने बच्चों को बोलते हुए बाकायदा लाइव रिकॉर्ड करके आपको यूट्यूब पे डाल रखा है, और ये सारे वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाल रखे हैं। आप वहाँ से भी देख सकते हो मेरा रिजल्ट। बेसिकली ये रिजल्ट क्यों बता रहा हूँ मैं आपको बच्चों, ये रिजल्ट इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस दे सकूँ कि जो इस चैनल पे पढ़ाया जा रहा है ना, वो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाया जाता है। इन बच्चों की रैंक आई किस लिए? क्योंकि इन्होंने जो पढ़ाई का तरीका अपनाया, वही तरीका अगर आप बना लेते हो तो आप टॉप लेवल में पहुंच सकते हो। पॉलिटेक्निक आप किसी भी स्टेट के हो मायने नहीं करता, आपका रैंक बहुत अच्छे से आ सकता है। बस पढ़ने का तरीका सीखिए। पॉलिटेक्निक आप जानते हो कि पूरा एमसीक्यू बेस्ड होता है, 4 ऑप्शन होते हैं। तो हम पढ़ाते इस प्रकार से हैं ताकि आपकी पॉइंट टू पॉइंट प्रिपरेशन हो। ठीक है, तो ये इंग्लिश मीडियम का वीडियो है। अगर आप हिंदी मीडियम हो तो आप अलग से वीडियो देख लें, क्योंकि हिंदी मीडियम के वीडियो अलग बनाता हूं मैं। इंग्लिश मीडियम का वीडियो अलग होता है, हिंदी मीडियम का वीडियो अलग होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने डे फर्स्ट से। देखिए पढ़ना कैसे है, कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, और डे बाय डे जो मैं आपको बातें बताऊं आप उस कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर देखिए कमाल, आपका रैंक 110% आ जाएगा, एक बार में आ जाएगा, बशर्ते कि आपके नोट्स प्रिपेयर होने चाहिए जो आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों याद करना है मैटर। मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज मैटर। तो आपको याद रखना है मैटर के अंदर 2 चीजें होती है, एक ऑक्यूपाई स्पेस और दूसरा मास। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्यूपाई स्पेस करेगा और जिसके पास मास होगा उसे हम मैटर बोलेंगे। फर्स्ट पॉइंट आपको याद हो गया। पॉइंट टू पॉइंट समझना है कि मैटर के अंदर 2 चीज होती है, ऑक्यूपाई स्पेस और दूसरा मास। सेकंड चीज हम देखते हैं, सेकंड पॉइंट क्या है? एयर, फूड, स्टोन, क्लाउड्स, स्टार, प्लैनेट्स, एनिमल, वाटर एंड सैंड आर मैटर्स। आप एक तरह से देखो तो पूरे वर्ल्ड में सब कुछ ही मैटर है, कुछ चीजों को छोड़कर। तो हम मैटर के सारे एग्जाम्पल याद नहीं कर सकते। एग्जाम्पल में पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर मैटर, इनमें से कौन सा मैटर है, तो हम सारे एग्जाम्पल याद नहीं कर सकते क्योंकि सब कुछ ही मैटर है। तो क्यों ना हम ऐसी चीजें याद कर लें कि जिन चीजों में स्पेस और मास दोनों होगा, चाहे आप प्लैनेट ले लो, इनमें स्पेस भी होता है और मास भी होता है। आप एनिमल ले लो, आप वाटर ले लो, जिसमें स्पेस भी होता है और मास भी होता है। तो जिन चीजों में स्पेस और मास दोनों होगा वो मैटर होगा। और ऐसे ही हेट, जब हम किसी से नफरत करते हैं, लव एंड स्मेल, ये मैटर नहीं है, आर नॉट मैटर। ये क्यों मैटर नहीं है? क्योंकि जब हम किसी से नफरत करते हैं या प्यार करते हैं या स्मेल जो होती है, ना तो ये ऑक्यूपाई स्पेस करता है और ना ही इसके अंदर मास होता है। इसके लिए ये सब चीजें जो होती है वो मैटर नहीं होती। सो अगर एग्जाम में आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, तो आपको एक चीज याद रखनी है कि स्पेस होना चाहिए और वॉल्यूम होना चाहिए। जिन चीजों में स्पेस एंड वॉल्यूम होगा वो मैटर होगा, जिन चीजों में स्पेस एंड वॉल्यूम नहीं होगा वो मैटर नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, पंच तत्व। पंच तत्व में आपको 5 चीजें याद रखनी है। 5 चीजें आती है, एयर, अर्थ, फायर, स्काई और वाटर। ये 5 चीजें मिलकर पंच तत्व बनाती है। कोई मैंने आप देखा है अक्सर बच्चों को बहुत कुछ एक्स्ट्रा याद कर लेते हैं, कोई लॉजिक नहीं है। आप अगर आप पॉलिटेक्निक में टॉप रैंक लाना चाहते हो ना, आप किसी भी बच्चे से पूछ लेना, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाई करिए, आपकी रैंक एक बार में आ जाएगी। फोर्थ पॉइंट हम पढ़ रहे थे बेटा पंचतत्व। पंचतत्व क्या होता है? पंचतत्व में 5 चीजें आती हैं, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। तो अपनी कॉपी में नोट कर लेना कि पंचतत्व में 5 चीजें आती है। नेक्स्ट पॉइंट हम 5th पॉइंट पे आते हैं। द मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव क्लासिफाइड मैटर इन द फॉलोइंग 2 वेज। तो आपको ये याद रखिए कि मॉडर्न साइंटिस्ट जो है वो आजकल मैटर को 2 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला द फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड द सेकंड केमिकल क्लासिफिकेशन। अगर मॉडर्न साइंटिस्ट की बात करें तो मैटर को 2 कैटेगरी में बांटा जाता है, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक केमिकल क्लासिफिकेशन। ये आपका 5th पॉइंट है। क्लियर हो गया?
6 पॉइंट पे आते हैं, मैटर इज मेड अप ऑफ। अब एग्जाम में क्या होता है, आपको लिख देगा मैटर इज मेड अप ऑफ और यहां फिल इन द ब्लैंक छोड़ देगा और 4 ऑप्शन दे देंगे। तो बेटा याद रखो, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। हर एक मैटर जो होता है वो पार्टिकल से मिलकर बनता है। क्लियर हो गया मैंने क्या बोला? हर एक मैटर जो होता है बच्चों वो पार्टिकल से मिलकर बनता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो कैसे होते हैं? तो बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं। वेरी वेरी स्मॉल का मतलब हम नॉर्मली उनको जो अपने आईज हैं उनसे देख नहीं सकते हैं। तो पार्टिकल ऑफ मैटर जो होते हैं बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट पर बेटा, पॉइंट नंबर 8, द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू सब्सटेंस। जब दो सब्सटेंस के पार्टिकल आपस में मिक्स हो जाते हैं ऑन देयर ऑन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो उसको डिफ्यूजन कहता है। तो आपको पूरी लाइन याद करने की आवश्यकता नहीं है, केवल इतना याद रखिए, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स का इंटरमिक्स होना डिफ्यूजन होता है। केवल इतना ही याद रखना है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स डिफ्यूजन, खत्म। इतना ही आपको फेयर कॉपी में अपने लिखनी है, केवल इतना लिख लिए, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड डिफ्यूजन, खत्म हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, डिफ्यूजन इंक्रीज ऑन हीटिंग। डिफ्यूजन कब इंक्रीज होता है बेटा? जब उसे हीट करते हैं। तो ऑप्शन दिया होगा बाय हीटिंग, बाय कूलिंग, ऐसे आपको कोई भी ऑप्शन दे देगा। तो डिफ्यूजन इंक्रीज होता है, कब इंक्रीज होता है? जब हीट करते हैं, तो डिफ्यूजन बढ़ जाता है। ये था पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 10 पे आते हैं बेटा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। इसमें आपको याद रखना है, जो पार्टिकल्स होते हैं ना, जो मैंने आपको बताया था कि मैटर पार्टिकल्स से बना होता है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर में काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है। आपको ऑप्शन दे देगा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर में कौन कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, ऐसे कुछ भी दे दे। तो याद रखो, पार्टिकल्स ऑफ मैटर में काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है। मैंने आपसे कहा ना, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, कहीं भी पॉइंट से हटना नहीं है हमें बस। एज द टेम्परेचर राइजेस, जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, पार्टिकल्स मूव फास्टर। पार्टिकल जो होता है बहुत तेज मूव करता है, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना पार्टिकल की, वो इंक्रीज हो जाती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इसमें याद क्या करना है? आपको ये याद करना है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी को हम बढ़ा सकते हैं। कब बढ़ा सकते हैं? अगर उसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया जाए। अगर टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। आपसे पूछेगा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, अब आपको ऑप्शन दे देगा व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, व्हेन टेम्परेचर डिक्रीजेस, नो चेंज इन टेम्परेचर। तो आपको याद रखना, काइनेटिक एनर्जी तभी इंक्रीज होती है जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, द फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। अब यहां पर एक कंफ्यूजन है। हमने जो 9th क्लास में एनसीईआरटी बुक में पढ़ी है, उसमें मैं लिखा था स्टेट्स ऑफ मैटर 3 होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। बट अगर आपके घर में कोई 9th का बच्चा हो, आप उसकी बुक उठा के देखिए, आजकल नई बुकों में स्टेट्स ऑफ मैटर 5 बताई गई है। तो डिपेंड करता है ऑप्शन पे। अगर 5 ऑप्शन हो तो 5 पे टिक करके आना, क्योंकि लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना होता है। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस तो है ही, 2 और है। एक का नाम है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, और एक को बोलते हैं प्लाज्मा। मैं नाम बोल देता हूं दोबारा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन और 5वां प्लाज्मा। तो 2 आप ऐड कर सकते हो अपनी तरफ से। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। अब सॉलिड के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? तो मैंने केवल अंडरलाइन क्या करा, सॉलिड स्टेट। में क्यों याद करूं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड? केवल सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट की क्या क्या खासियत होती है? तो इसका डेफिनेट शेप होता है, फिक्स शेप होता है। शेप अगर आप ईंट देख ले तो फिक्स होता है वो। डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज होती है, बाउंड्रीज उसकी फिक्स होती है। रिगिड होता है, सख्त होता है। इनकम्प्रेसिबिलिटी, आप आसानी से उसे दबा नहीं सकते। और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। तो ये 5 प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? ये सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टी है। तो आपको सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टी में 5 याद रखना है, फिक्स शेप, फिक्स बाउंड्री, रिगिड, इनकम्प्रेसिबिलिटी एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। क्लियर हो गया? तो ये सॉलिड स्टेट के 5 कैरेक्टर आपको याद रखना है। आपसे ऐसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज नॉट ऑफ सॉलिड। इनमें से कौन सा सॉलिड का कैरेक्टर नहीं है? तो ये 5 तो है। अब इनमें से अगर कोई और ऑप्शन आ गया तो वो सॉलिड का कैरेक्टर नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें,
द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय सब्सटेंस इज कॉल्ड द वॉल्यूम। जी हाँ, वॉल्यूम याद रखिए, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, स्पेस ऑक्यूपाइड। याद है आपको पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था, मैटर वो होता है जो ऑक्यूपाई स्पेस करता है और मास होता है। तो ऑक्यूपाई स्पेस का मतलब वॉल्यूम भी होता है। तो हम पता है क्या बोल सकते हैं, मैटर को हम बोल सकते हैं वॉल्यूम एंड मास, क्योंकि वॉल्यूम तो ऑक्यूपाई स्पेस हो गया, वॉल्यूम का मतलब स्पेस ऑक्यूपाइड हो गया, एंड दूसरा था मास। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि मैटर वो होता है जिसमें वॉल्यूम हो एंड मास हो, या ऑक्यूपाई स्पेस हो एंड मास हो। क्लियर हो गया। तो वॉल्यूम एंड मास जब दोनों होंगे तो वो मैटर होगा, और वॉल्यूम का मतलब वो क्या होता है, स्पेस ऑक्यूपाइड। अगर कोई चीज जगह घेरती है तो उसका मतलब वॉल्यूम होता है। तो आपको पूरी लाइन करने की आवश्यकता नहीं है, ये तो पूरी लाइन मैंने इसलिए लिखी था कि आपको समझा सकूं। आपको केवल अपनी फेयर कॉपी में इतना लिखना है, स्पेस ऑक्यूपाइड वॉल्यूम, खत्म बात। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको पढ़ना है अगर आपको रैंक लानी है, टॉप लेवल पे पहुंचना आपको। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम का एसआई यूनिट, द वॉल्यूम का एसआई यूनिट क्या होता है, तो मीटर क्यूब। याद रखोगे आप, क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर, मीटर क्यूब एसआई यूनिट होता है वॉल्यूम का। वॉल्यूम का एसआई यूनिट क्या होता है, तो क्यूबिक मीटर, ठीक है, मीटर क्यूब। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। अब ये डेंसिटी क्या होती है, तो आपको याद रखना है मास पर यूनिट वॉल्यूम, केवल इतना याद रखना है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है कि मास को वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो डेंसिटी आ जाएगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब ये पूरी सेंटेंस लिखी हुई है, आपको पूरा सेंटेंस मैं कहता हूं इतना भी याद नहीं करना, आपको इतना ही याद करना है, मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी। खत्म हो गया। मास पर यूनिट जो होता है वो डेंसिटी होता है। तो डेंसिटी की जो डेफिनेशन है उससे फॉर्मूला मिल जाएगा। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, डेंसिटी का फॉर्मूला बनेगा बेटा मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बना, मास अपॉन में वॉल्यूम। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, 18 पॉइंट पे आते हैं बेटा, सॉलिड जनरली हैव हायर डेंसिटी। जो सॉलिड होते हैं उनकी डेंसिटी, एक और कैरेक्टर याद कर लीजिए सॉलिड की, कि डेंसिटी ज्यादा होती है। याद रखोगे आप, सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है। इवन तीनों में, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन तीनों में सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होती है, सॉलिड की। याद रखोगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन तीनों में सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होती है, सॉलिड की। आपसे ऐसे पूछ सकता है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मोर डेंसिटी, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो आप सॉलिड पे टिक जाना कि सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है बाकी स्टेट्स ऑफ मैटर के मुकाबले। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड द इंटरमोलिकुलर स्पेस। जी हाँ, इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस का मतलब होता है स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। अब बच्चे क्या करते हैं, इस पूरी लाइन को याद करते हैं। मैं कहता हूं इतना भी मत याद करो, केवल ये याद करके जाओ, स्पेस बिटवीन पार्टिकल। स्पेस बिटवीन पार्टिकल, जो पार्टिकल के बीच का स्पेस है बच्चों, उसे हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस। तो इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है, स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। बस इतना याद करना है। क्लियर हो गया। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आप याद करते जाइए। कमाल देखिए, आपका रैंक एक बार में आएगा। इस चैनल पर पढ़ाया ऐसे जाता है कि आपकी रैंक 100% आ जाए। केवल आप जो पढ़ाऊं उसे पॉइंट टू पॉइंट अपनी कॉपी में डे बाय डे नोट करते रहना। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन सॉलिड इज वेरी लेस। अब एक चीज याद रखो कि काइनेटिक एनर्जी जो सॉलिड का होता है ना, सॉलिड का जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो सबसे कम होता है। काइनेटिक एनर्जी जो सॉलिड का होता है ना बच्चों, काइनेटिक एनर्जी सॉलिड का सबसे कम होता है। तो काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा किसका होगा, वो गैस का होता है। याद रखोगे, काइनेटिक एनर्जी सॉलिड का सबसे कम होता है, इज वेरी लेस। द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी इज फॉर सॉलिड। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, सॉलिड डू नॉट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। याद रखना, सॉलिड डू नॉट हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफ्यूजन। सॉलिड में डिफ्यूजन नहीं पाया जाता, सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी नहीं पाया जाता। अब मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन बना सकता हूं। क्या बना सकता हूं, मैंने आपसे स्टार्टिंग में क्या पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी सॉलिड की नहीं है। अब मैं आपको ऑप्शन दे दूंगा, फिक्स शेप, फिक्स वॉल्यूम, डिफ्यूजन और इनकम्प्रेसिबिलिटी। तो आप डिफ्यूजन पे टिक करोगे क्योंकि सॉलिड की जो प्रॉपर्टी है वो डिफ्यूजन नहीं होती और नहीं होती। बस यही अच्छी आपको याद रखना है कि सॉलिड डू नॉट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। क्लियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा,
द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड स्टेट। तो मैं कैरेक्टरिस्टिक्स वर्ड भी क्यों याद करूं, क्यों अपने दिमाग में टेंशन लूं, मैं केवल लिक्विड स्टेट को जानता हूं और इसकी खासियत याद करूंगा। क्या? लिक्विड में फ्लूइडिटी होती है, लो कंप्रेसिबिलिटी होती है, नो डेफिनेट शेप होता है, नो फिक्स बाउंड्रीज होती है, और लेकिन फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। इस चीज का खास याद रखना, लिक्विड स्टेट में फ्लूइडिटी होती है, लो कंप्रेसिबिलिटी है, नो डेफिनेट शेप और बाउंड्री होती है, बट वॉल्यूम जो होती है बच्चों वो फिक्स्ड होती है। याद रखना, वॉल्यूम फिक्स्ड होती है लिक्विड की। कई बच्चे मुझसे पूछ चुके हैं, एक बात मैं आपको फिर बोल रहा हूं, एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आते हैं कि लिक्विड की फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। क्लियर हो गया? आगे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। आइस इज 9% लाइटर देन द वाटर। आइस कितना परसेंट लाइटर होता है वाटर के मुकाबले? तो 9% लाइटर होता है, हल्का होता है। इस पर क्वेश्चन क्या आता है, आपने देखा होगा जो बर्फ के टुकड़े होते हैं, जो आइस क्यूब होते हैं, वो वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं, पानी के ऊपर तैरते हैं। क्यों तैरते हैं? क्योंकि वो 9% उसकी डेंसिटी कम होती है, इसकी डेंसिटी कम होती है। डेंसिटी इज लेस देन वाटर। आइस की डेंसिटी वाटर से कम होती है। कितनी कम होती है? तो 9% कम होती है। याद रखोगे, आइस की डेंसिटी, द डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन द वाटर। आइस की डेंसिटी वाटर से कम होती है। कितना कम होती है? तो 9% कम होती है, इसलिए पानी के ऊपर फ्लोट करता है। तो आप इतनी सारी बातें मत याद करो ना, 2 लाइन मत याद करो, ये भी मत याद करो, केवल इतना याद रखो 9% जो डेंसिटी होती है वो कम होती है आइस की वाटर के कंपैरिजन। इतना याद करना है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बच्चों। द इंटरमोलिकुलर स्पेस इज मैक्सिमम इन गैसेस। सबसे ज्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस किस में पाया जाता है? तो गैस में पाया जाता है। आपको याद है इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है? मैंने आपको स्टार्टिंग में अभी वीडियो के बिल्कुल बीच में आपको क्या बताया था? इंटरमोलिकुलर स्पेस का मतलब होता है स्पेस बिटवीन पार्टिकल। और सबसे ज्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस किस में पाया जाता है? गैसेस में। क्वेश्चन कैसा आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द मोस्ट इंटरमोलिकुलर स्पेस। इनमें से किसमें सबसे ज्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस है? ऑप्शन दे देगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो गैस पे टिक करिए कि गैस में इंटरमोलिकुलर स्पेस सबसे ज्यादा होता है। अब बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस की, कि गैसेस की कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो इसमें फ्लूइडिटी पाई जाती है, गैस के अंदर फ्लूइडिटी पाई जाती है। इसके अंदर सबसे ज्यादा हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है। मैक्सिमम कंप्रेसिबिलिटी कौन होती है? गैस होती है। नो डेफिनेट बाउंड्री, सब जानते हैं बाउंड्री फिक्स नहीं होती, शेप भी फिक्स नहीं होता, और नो डेफिनेट वॉल्यूम, और वॉल्यूम भी इसकी फिक्स नहीं होती। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो किसकी प्रॉपर्टी है? ये गैस की प्रॉपर्टी है। 5 बातें याद रखो, फ्लूइडिटी, हाई कंप्रेसिबिलिटी, नो फिक्स शेप, नो फिक्स बाउंड्री और नो फिक्स्ड वॉल्यूम। क्लियर हो गया? ये गैस की प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट आता है बेटा, ये तो बच्चों का खेल है, एलपीजी फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आप कहोगे सर जी ये क्यों बता रहे हो? अरे बेटा ये भी एग्जाम में आ चुका है, एलपीजी की फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सारे क्वेश्चन हार्ड नहीं आते, सारे क्वेश्चन में ये नहीं पूछेगा कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन से होते हैं, कुछ क्वेश्चन इजी भी आते हैं। तो हमारा काम है आपको सब कुछ बताना, कुछ छूटे ही ना, एग्जाम में आपको लगे कि सर जी पूरा एज इट इज उठ के आ गया। तो एलपीजी की फुल फॉर्म आप सबको पता होगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सबको पता था, तो इस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, आगे बढ़ जाते हैं। अ गैस इज हाईली कंप्रेसेबल। मैंने अभी बात की थी, सबसे ज्यादा कंप्रेसेबल कौन होता है? गैस। याद रखोगे, हाईली कंप्रेसेबल, मोस्ट कंप्रेसेबल कौन होता है? गैस। आपसे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कंप्रेसेबल, तो आंसर क्या टिक करोगे? गैस पे टिक करोगे। और कंप्रेशन के कारण ही इसको हम सीएनजी वगैरह या एलपीजी गैस में हम भर पाते हैं। गैस क्या होता है? सबसे ज्यादा कंप्रेसेबल होता है, इसको हम सबसे ज्यादा दबा सकते हैं, और सबसे ज्यादा दबाने के कंप्रेसेबल के कारण ही हम इसको, जो सीएनजी किट होती है या एलपीजी किट होती है, आपको पता होगा घरों में एलपीजी और गाड़ियों में सीएनजी लगती है ना किट, वो इसलिए लग पाती है क्योंकि गैस को हम हाईली कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं। नेक्स्ट याद करते हैं, गैसेस हैज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किस में पाई जाती है? गैस में। और आपको शायद कुछ बच्चों को पता भी होगा कि ये पॉइंट हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं, सबसे कम काइनेटिक एनर्जी सॉलिड में होता है और सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी गैस में होता है। क्लियर हो गया क्या बोला मैंने? सबसे कम काइनेटिक एनर्जी बेटा सॉलिड में होता है और सबसे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बच्चों गैसेस में होता है। क्लियर हो गया? 3 स्टेट्स ऑफ वाटर। जी हाँ, वाटर के 3 स्टेट्स पाए जाते हैं। एक आइस जो कि सॉलिड है, वाटर से बनता है, एक वाटर खुद
जो कि एक लिक्विड है, और एक वाटर वेपर भी तो होता है जो गैस के फॉर्म में पाया जाता है। तो एक वाटर ही अकेला ऐसा एलिमेंट है, स्टेट्स ऑफ मैटर है, जो तीनों फॉर्म में पाए जाते हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में। याद रखोगे, वाटर ही अकेला स्टेट्स ऑफ मैटर है जो तीनों स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में एंड गैसेस स्टेट में। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा, चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। अब आपसे पूछ लूं मैं, सॉलिड इनटू लिक्विड, अगर सॉलिड लिक्विड में बदल गया, आइस क्यूब हमने निकाला फ्रिज से और बाहर रख दिया, कुछ देरों बाद वो लिक्विड बन जाएगा, तो सॉलिड चेंज हो गया लिक्विड में, तो उसे साइंस में क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे फ्यूजन। क्या बोलेंगे बेटा? फ्यूजन। क्या होता है फ्यूजन? सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड, चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। तो आपको पूरी लाइन याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, केवल इतना याद कर लीजिए, चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। जब सॉलिड चेंज हो जाएगा लिक्विड में तो हम उसे क्या बोलेंगे? उसे हम फ्यूजन बोलेंगे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये पिछले बार भी एग्जाम में आया था, द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या होता है? केल्विन। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर? केल्विन। ये पिछले साल के प्रीवियस ईयर के एग्जाम में भी आया था, और उससे पिछले साल का एग्जाम में उसमें ये आया था, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। आइस का मेल्टिंग पॉइंट बताओ, तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 273.16 केल्विन या फिर 0 डिग्री सेल्सियस। दोनों में से जो ऑप्शन अवेलेबल हो वो आप टिक करके आना। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है बेटा? 273.16 केल्विन या फिर 0 डिग्री सेल्सियस। और केल्विन का फॉर्मूला क्या होता है? केल्विन का फॉर्मूला होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273। केल्विन का फॉर्मूला होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273। इसका मतलब डिग्री सेल्सियस में अगर 273 ऐड कर देंगे तो आंसर केल्विन में चेंज हो जाएगा। मान लीजिए मुझे 100 डिग्री सेल्सियस है, तो 100 डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कीजिए तो 373 हो गया, तो 373 केल्विन हो गया। डिग्री सेल्सियस में अगर 273 ऐड कर दिया जाए तो वो केल्विन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट याद करते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। याद सुनिए, 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए, ध्यान सुना मेरी बात, 1 kg ऑफ सॉलिड, 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट चाहिए, उस हीट का एक नाम है, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है बेटा? 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए 1 kg यूनिट हो गया, 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए जितनी हीट चाहिए, उस हीट का नाम क्या है? उस हीट का नाम है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्लियर हो गया? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है कि 1 kg सॉलिड लिक्विड में चेंज करने के लिए जितनी हीट चाहिए, उस हीट को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। नेक्स्ट आता है बॉइलिंग पॉइंट। अब ये बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? अक्सर बच्चों कंफ्यूज होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड चेंज इनटू गैस। ऐसा टेम्परेचर जिस पर लिक्विड किस में चेंज हो जाता है? गैस में चेंज हो जाता है, उसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। क्या होता है बेटा बॉइलिंग पॉइंट? वह टेम्परेचर जिस पर लिक्विड चेंज हो जाता है गैस में। व्हेन लिक्विड चेंज इनटू गैस, वह टेम्परेचर जिस पर लिक्विड चेंज हो जाता है गैस में, उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। क्लियर हो गया? बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर जिस पर लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाए उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और पानी का बॉइलिंग पॉइंट, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? आपसे एग्जाम में पूछेगा 273 केल्विन, या तो ये ऑप्शन होगा या फिर 0 डिग्री सेल्सियस, दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, तो उसे टिक कर देना। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है बेटा? 373 केल्विन या फिर 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट आता है बेटा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अभी आपने कुछ सेकंड पहले, कुछ मिनट पहले लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ा था, यह है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है? 1 किलो लिक्विड को गैस में बदलने के लिए, 1 kg लिक्विड को गैस में बदलने के लिए जितनी हीट हमें चाहिए, क्लियर हुआ मैंने क्या बोला? 1 kg लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट चाहिए, लिक्विड चेंज होता है गैस में, इसको हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। क्योंकि वेपराइजेशन का वैसे भी मतलब होता है वेपर बनना, वेपर मतलब गैस बनना। तो 1 kg लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट हो जाती है तो उसे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट आता है सब्लिमेशन क्या होता है। तो मैं आपको सिंपल वर्ड में बताता हूँ, पहले बताता हूँ ये लिखा हुआ क्या है। चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस। भाई इतना याद रखना है, सॉलिड टू गैस विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट और वाइस वर्सा इज कॉल्ड सब्लिमेशन। मैं इस पूरे 2 लाइन का सिंपल वर्ड बताता हूं।
सॉलिड गैस में चेंज हो जाए, गैस सॉलिड में चेंज हो जाए, उसे सब्लिमेशन कहते हैं। सिंपल याद रखो, क्या बोला मैंने, व्हेन सॉलिड चेंज इनटू गैस और गैस चेंज इनटू सॉलिड इट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। आपके घर में कपूर होगा, नेफ्थलीन होगा आपके घर में, क्या होता है, वो सॉलिड है और जब जलाते हैं और गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो व्हेन सॉलिड चेंज इनटू गैस और गैस चेंज इनटू सॉलिड इट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। केवल ये 3 वर्ड और ये चौथा वर्ड याद रखना है, केवल बस। इतने सारा याद करने की आवश्यकता नहीं है, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है बच्चों। मैं जब बोर्ड पे पढ़ाता हूं तो केवल इतनी बात लिखता हूं, सॉलिड चेंज इनटू गैस, गैस चेंज इनटू सॉलिड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। केवल इतनी बात आपको याद रखनी है। इसका एग्जांपल देखो, एक कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बार आता है, बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। कार्बन डाइऑक्साइड को बेटा ड्राई आइस कहते हैं, याद रखोगे। कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस। ड्राई आइस किसे कहते हैं बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखना, मैंने सॉल्व कर रखा है, यूट्यूब पे डाल रखा है, उसमें भी आपको मिल जाएगा कि उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आ चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ड्राई आइस। ड्राई आइस किसे कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो गैस है ना वो डायरेक्ट आप उसे आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है आइस के फॉर्म में, इसलिए इसको ड्राई आइस बोलते हैं, शुष्क बर्फ बोलते हैं हिंदी के अंदर। तो इतनी याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहते हैं। क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली आइस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। बस इतनी बात याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होता है, तो पास्कल। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होता है, पास्कल। ये भी प्रीवियस आ चुका है और आपको जानकर खुशी होगी कि ये भी एग्जाम में आ चुका है। अभी पिछले एग्जाम में यही क्वेश्चन आया था कि 1 एटमॉस्फेयर की वैल्यू बताओ। तो बच्चों 1 एटमॉस्फेयर की वैल्यू होती है 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। 1 एटमॉस्फेयर की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैस। जब लिक्विड कन्वर्ट होती है गैस में तो उसे बोलते हैं इवेपोराइजेशन। खत्म हो गया, इतनी बात याद रखो। क्या बोला मैंने, आपने सुना, मैंने ये बोला आपसे, व्हेन लिक्विड चेंज इनटू गैस, लिक्विड चेंज हो जाता है किसमें, गैस में, तो उसे इवेपोरेशन कहेंगे। अब एक चीज का ध्यान रखना है, जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होती है ना बेटा, तो वो बॉइलिंग पॉइंट भी होता है, और लिक्विड गैस में कन्वर्ट होती है तो इवेपोरेशन भी होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट और इवेपोरेशन में फर्क क्या है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा वो 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है, और इवेपोरेशन होता है जो बॉइलिंग पॉइंट से कम हो, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट से कम हो, यानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम हो। तो 100 डिग्री और उससे ज्यादा होगा तो वो बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा, और 100 डिग्री और उससे कम होगा तो उसे इवेपोरेशन कहेंगे। मैं एग्जांपल देता हूं, मैं पानी को गर्म करता हूं गैस पर, वो धीरे धीरे वेपर बन जाता है, तो उसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस से वो ज्यादा हो जाता है और वो वेपर हो जाता है। लेकिन जब मैं कपड़े सुखाता हूं तो उसमें भी तो पानी है, उसे धूप में डालता हूं तो इवेपोरेट हो जाता है, तो उसे इवेपोराइजेशन बोलेंगे। क्लियर हो गया, जब पानी को गैस पर उसे गर्म करेंगे तो वो बॉइलिंग पॉइंट होगा, और जब कपड़े सुखाएंगे तो वो इवेपोरेशन होगा, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर इतना ज्यादा तो नहीं हो सकता। क्लियर हो गया, तो ये फर्क होता है बॉइलिंग पॉइंट एंड इवेपोरेशन वर्ड के अंदर। नेक्स्ट आता है फैक्टर्स इफेक्टिंग इवेपोरेशन। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं, तो पहला टेम्परेचर याद रखो। टेम्परेचर कैसे, टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगा, सीधी सी बात है। याद रखो, कपड़े वाला एग्जांपल याद रखो, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन बढ़ेगा। इवेपोरेशन इंक्रीज होगा कब, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए। सरफेस एरिया सेम आंसर आएगा, अगर सरफेस एरिया बढ़ जाए तो इवेपोरेशन भी बढ़ जाएगा। थर्ड, विंड सेम आंसर होगा, अगर विंड इंक्रीज होगा तो इवेपोरेशन भी इंक्रीज हो जाएगा। बट फोर्थ में ऐसा नहीं है, लास्ट में ऐसा नहीं है। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी में उल्टा होता है, अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा, ह्यूमिडिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, तो इवेपोरेशन क्या होगा, कम हो जाएगा। याद रखोगे, तो इवेपोरेशन को 4 चीजें इफेक्ट करती है। कौन कौन सी, टेम्परेचर, सरफेस एरिया, विंड और ह्यूमिडिटी। टेम्परेचर बढ़ेगा, इवेपोरेशन बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, इवेपोरेशन बढ़ेगा, विंड बढ़ेगा, इवेपोरेशन बढ़ेगा, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो इवेपोरेशन कम हो जाएगा। ये तो क्वेश्चन आप याद करिए, 44 हर साल ईच एंड एवरी ईयर ये आ ही रहा है, लगातार 6 सालों से क्वेश्चन आ रहा है। इवेपोरेशन कॉज, केवल इतना लिख देते हैं, इवेपोरेशन कॉज, आंसर आएगा कूलिंग। इवेपोरेशन की वजह से क्या होती है, कूलिंग होती है, ठंडक महसूस होती है। अब इसके एग्जाम्पल देखो कौन कौन से हैं।
इनमें से कोई भी एग्जाम्पल आ जाए बच्चों, इवेपोरेशन टिक कर देना, डायरेक्ट इवेपोरेशन आपको टिक करना है। मैंने अगला एग्जाम्पल लिखा एग्जाम्पल ऑफ इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। इनमें से ये आपको दिए हुए हैं, देखिए जी 2 4 6 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। इन 6 में से कोई भी एग्जाम्पल आ जाए आप डायरेक्ट इवेपोरेशन वर्ड पे टिक कर देना, इसका आंसर इवेपोरेशन होगा। जैसे अर्थन पॉट, मटके का पानी ठंडा होता है, सबको पता है, क्यों? इवेपोरेशन। प्रेसिपिटेशन, मेंटेन टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी को ना प्रेसिपिटेशन टेम्परेचर मेंटेन रखता है, क्यों रखता है? इवेपोरेशन। वाटर स्प्रिंकल ऑन द ग्राउंड ड्यूरिंग समर, गर्मी के दिनों में हम ग्राउंड में या छतों पर क्या करते हैं? पानी डालते हैं, क्यों? ड्यू टू इवेपोरेशन। डॉग वाला एग्जांपल आज आपने देखा होगा, डॉग्स जो होते हैं वो समर के दौरान अपने जीभ को बाहर निकालते हैं, टंग को, अपने जीभ को बाहर निकालते हैं, क्यों? ड्यू टू इवेपोरेशन। दिस कॉज बेटर कूलिंग बाय डेजर्ट कूलर, जो कूलर होता है वो ठंडी हवा देता है गर्मी के दिनों में, क्यों? इवेपोरेशन। मैंने कहा ना इनमें से कोई भी, एसीटोन, आप एसीटोन को हाथ पे रख लो, एसीटोन थिनर जिसको हम बोलते हैं, या नेल पॉलिश रिमूवर बोलते हैं, एसीटोन बोल लो, थिनर बोल लो, नेल पॉलिश रिमूवर बोल लो, इनको आप हाथ पे थोड़ा सा लेके देखो, आपको बिल्कुल ठंडक सा महसूस होगा, कूलिंग महसूस होगा, क्यों? इवेपोरेशन। खत्म बात। इन 6 में से कोई भी आ जाए, और ये आप, ये जो मैंने लिखे हैं ना बेटा, ये ऐसे ही नहीं लिखे हैं, ये हर कोई ना कोई हर साल आया हुआ है। मैंने वही एग्जाम्पल उठाए जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं अलग अलग स्टेट के पॉलिटेक्निक के एग्जाम में। क्लियर हो गया? तो ये लास्ट पॉइंट था कि इनमें से कोई भी आ जाए, अर्थन पोर्ट, प्रेसिपिटेशन, वाटर वाला, डॉग वाला, डेजर्ट कूलर वाला, एसीटोन वाला, आंसर टिक कर देना इवेपोरेशन, क्योंकि इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। क्लियर हो गया बेटा? तो ये लास्ट टॉपिक था। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों एक फेयर कॉपी बना लेनी है आपको, जो जो पॉइंट मैं आपको बताऊं आप डे बाय डे, आज डे 1 था, डे 1 के अंदर जो जो बात बताई आप लिख लीजिए, आप भरोसा करके देखिए, आपको रिजल्ट 2 महीने बाद अपने आप दिख जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो पॉलिटेक्निक कर रहे हो उनके साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी बच्चे जो हैं वो क्वालिफाई हो सकें, वो भी अच्छी रैंक ला सकें और अपने जीवन को अच्छे से चला सकें। धन्यवाद।